प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह पद्य साहित्य का इतिहास भाग 2 के साथ आपके समक्ष। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने साहित्य इतिहास के अंतर्गत पद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ा। भाग 1 के अंतर्गत हमने ये जाना कि कविता क्या है, कविता में कौन सी विशेष बातें होती हैं, शब्द शक्तियां कितनी हैं, अप्रस्तुत योजना क्या होता है, नाद सौंदर्य क्या होता है कविता में, और कविता और संगीत में मूलतः क्या अंतर पाया जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत से बिंदु थे हमारी चर्चा के। आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, क्योंकि कविता से चर्चा होते होते इन विभिन्न बिंदुओं से हम गुजरते हुए आगे बढ़े थे और काव्य के भेद तक हमारी चर्चा गई थी। हमने जाना था महाकाव्य को, खंड काव्य को। इस तरह से आगे बढ़ के हमने अपनी पहली कक्षा जो पद्य साहित्य इतिहास भाग 1 था उसको पूरा किया था। उसी क्रम में आइए पुनः आगे बढ़ते हैं और आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है इस कक्षा में वो है रीतिकाल और आधुनिक काल। ये आपको 2 पढ़ने हैं, लेकिन उसके विस्तृत अध्ययन से पूर्व आइए काल विभाजन की एक संक्षिप्त चर्चा आपके समक्ष। बच्चों, वैसे तो आप इससे अवगत हैं, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा, क्योंकि शुरुआती जो है वो आपने पढ़ लिए हैं आदिकाल और पूर्व मध्यकाल। फिर भी एक बार एक संक्षिप्त चर्चा इस पर भी, जिससे आपके स्मृति पटल पर ये बातें अंकित हो जाएं। आइए देखते हैं काल विभाजन। हम हिंदी काव्य के अंतर्गत देख रहे हैं। साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। यह विभाजन युग विशेष की साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं, पिछली चर्चाओं में भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, इस बात को जाना है, पढ़ा है पिछली कक्षा में भी। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी घटित होता है, जिस काल विशेष में जो भी सामाजिक परिस्थितियां रहती हैं, जो मनोदशा उस वक्त रहती है, उसका प्रतिबिंब हमारे साहित्य पर पड़ता ही पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। हमें जिस समय के बारे में जानना होता है, हम उस कालखंड को उठाकर देखते हैं तो ये पता चलता है कि उस कालखंड में, उस विशेष समय सीमा में कैसी परिस्थितियां रहीं, कैसे रहन सहन रहे, कैसी रचना धर्मिता रही, कैसा लोक व्यवहार रहा। तो उसी को बताया जा रहा है कि जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उस आधार पे देखिए काल का विभाजन हुआ। पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया है, क्योंकि ये निर्धारित आपके थे। फिर भी देखें एक संक्षिप्त चर्चा सिर्फ नामों पर कि ये जो 4 भागों में बटा हुआ है, तो जो पहला काल हमारे और आपके समक्ष आता है उसको हम आदिकाल कहते हैं, जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसको चारण काल के भी नाम से जानते हैं, जो सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक है। इतना हम मानते हैं। पुनः जब आगे बढ़े, ये रचना धर्मिता बदली, वीर काव्य लिखे जा रहे थे, राजाओं की प्रशंसा थी और राष्ट्रीय भावनाओं की प्रधानता थी, डिंगल भाषा का प्रयोग, ये सारी चीजें आदिकाल में मिलती हैं, जो आपने पढ़ा है। बस एक संक्षिप्त चर्चा, बस आपको जोड़ रही हूं उस विषय से। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, जो सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। जो भक्ति काल है बच्चों, इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। आपने ये चर्चा पहले सुनी है, बस याद दिला रही हूं। स्वर्ण युग क्यों था? क्योंकि ये जो युग था भक्ति काल, इसका नाम इसलिए पड़ा कि तरह तरह से भक्ति भावना में लोग लीन हो गए। क्योंकि जो राजाओं के लड़ाई झगड़े थे, जो वो एक काल था,
वो लगभग जब वो समाप्त हुआ तो भक्ति का उदय हुआ, लोग ईश्वर की तरफ उन्मुख हुए और भक्ति की कई शाखाएं आपने जो पढ़ा है, सगुण भी आया, वो 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, सगुण आया आपके समक्ष, निर्गुण आया। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आए, और जब निर्गुण में आते हैं तो वहां ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये इतनी शाखाओं में विभाजित हुआ, तरह तरह से हमारे समक्ष बहुत सारी भावनाएं आई और ईश्वर के प्रति अनुराग ही इसकी विशिष्टता रही। इतना आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आइए अब अपने मुख्य विषय से जुड़ते हैं, जो हमारा अभीष्ट है, जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारा लक्ष्य है इस कक्षा का। देखिए यहां से आपको पढ़ना है उत्तर मध्यकाल। जो मध्यकाल है, एक पूर्व मध्यकाल था जो भक्ति काल हुआ, और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल आगे अभी विशेष और विस्तृत चर्चा हम करेंगे। ये सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। पुनः इसमें भी हम आगे बढ़े, आधुनिक काल आया जिसको वर्तमान काल कह सकते हैं। ये जो चल रहा है सब सन 1843 ईस्वी से अब तक, कहने का मतलब ये निरंतरता में है। बच्चों एक और बात ध्यान दें कि ये जो आपके समक्ष ये जो काल विभाजन है, ये कहाँ से लिया गया है ये जान लें। ये जानना बहुत ही आवश्यक है जिससे आप भ्रमित ना हो, क्योंकि बच्चों ये जो गणना का क्रम है ये कई तरह से कई पाठ्य पुस्तकों में आपको मिल सकता है, ये कई रूपों में हमारे समक्ष आता है। तो जान लें कि ये जो समय सीमा दी गई है, जो ये विभाजन है आपके समक्ष काल का, ये कहाँ से लिया गया है। नोट, उपर्युक्त काल विभाजन माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से लिया गया है। जब आप इस गणना क्रम को इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ जाकर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइए बच्चों सीधे सीधे आपको लिए चलती हूँ अपने अभीष्ट की ओर, जो हमें पढ़ना है, जो आपका निर्धारित पाठ्यक्रम है वो है, यहाँ से शुरू होता है रीतिकाल। आइए जानते हैं कि क्या है ये रीतिकाल, कैसी प्रवृत्तियां रहीं, क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या धाराएं हैं, कौन कौन से कवि विशेष हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। विषय बहुत ही आसान है, आपके मन मानस तक ये अवश्य पहुंचेगा, बस एक जुड़ाव स्थापित कर लें। चलिए देखते हैं रीतिकाल। ध्यान दें बच्चों, 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका था तथा वह वैभव के शिखर पर था। अब ध्यान दें कि कहां से परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, क्योंकि आपने जाना, अभी पढ़ा कि युग विशेष की जो परिस्थितियां थीं वो कैसे कैसे बदली और क्यों बदली, उनका साहित्य पर कितना और किस रूप में प्रभाव पड़ा, यही हम पढ़ रहे हैं। आदिकाल से चलते हुए भक्तिकाल और पुनः अब रीतिकाल तक आ गए हैं। पुनः देखें, 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका था तथा वह वैभव के शिखर पर था। जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। इस परिस्थिति का साहित्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जैसा मैंने कहा कि जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो आसपास के वातावरण होते हैं, जो हमारा मानस उनसे जिस रूप में प्रभावित होता है वो वैसी ही प्रतिक्रिया करता है, अर्थात जो हमारा सृजन है, जो क्रियाकलाप है उससे अवश्य प्रभावित होते हैं। तो जब जनजीवन सुख शांतिपूर्ण था तो इस परिस्थिति का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, जो कृष्ण और राधा भक्ति के आलंबन थे वही अब श्रृंगार के आलंबन बन गए। अब ध्यान दें, जहां भक्ति काल में आपने पढ़ा कि तरह तरह के कवियों के बारे में आपने जाना कि उन्होंने राधा और कृष्ण को लेकर बहुत सारे भक्ति के पद लिखे। आप सूरदास से भी परिचित हैं, बहुत से लोग आपके समक्ष आए, रहीम से भी परिचित है, बहुत दोहे आए आपके समक्ष, बिहारी ने भी बहुत ज़्यादा लिखा है, तो आप उससे परिचित हुए। लेकिन अब ये स्वरूप जब सुख और शांतिपूर्ण रहा तो बस यही विषय रहा, लेकिन अब वो भक्ति के जो आलंबन थे वही अब श्रृंगार में परिवर्तित हो गए। अब श्रृंगारिक रचनाएं रीतिकाल से होने लगी। इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन आया जिसमें कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया। ध्यान दीजिए बच्चों कि एक परिवर्तन तो आया कि जो आलंबन थे भक्ति के वो श्रृंगार के बन गए, और दूसरा जो था कि कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया। उन्होंने रस अलंकार छंद नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं की रचना की।
दूसरा ध्यान कहा गया रस छंद अलंकार और नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं का सृजन होने लगा। इस प्रकार की रचनाओं के संकलन को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाएं अधिक हुईं, इस कारण इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। बच्चों ध्यान दें कि रीतिकाल कहा क्यों गया, क्योंकि इसमें रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ अधिक से अधिक लिखे गए। श्रृंगारिक रचनाएं तो हुई, लेकिन रस छंद अलंकार इनको भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। आइए इसको थोड़ा और विस्तृत रूप में जानते हैं कि क्या है। फिर रीति ग्रंथ दो रूपों में मिलते हैं। अभी आपने पढ़ा कि रस छंद अलंकारों की तरफ भी कवियों का ध्यान गया, तो उस पर भी सृजन होने लगा। रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ अधिक से अधिक लिखे गए, जिसके कारण इसका नाम रीतिकाल पड़ा। तो जो रीति ग्रंथ हैं वो देखिए दो रूपों में हमारे समक्ष आते हैं। कौन कौन से? पहला जो अलंकार पर आधारित है, अभी आपको बताऊंगी अलंकारवादी आचार्यों के बारे में और रसवादी। दूसरे जो रूप में आए वो रसों पर आधारित थे। देखिए दो रूप में रीतिकालीन जो ग्रंथ हैं हमारे समक्ष आए, अलंकार पर आधारित आए और रस पर। अब देखें इनमें कौन कौन से कवियों का नाम है, कौन प्रमुख है। केशव, भूषण और राजा यशवंत सिंह अलंकारवादी आचार्य कवि थे। मतिराम देव और पद्माकर रसवादी कवि थे। कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट कवि हुए हैं। देखिए इन दोनों के अतिरिक्त बच्चों ध्यान दें कि ये दोनों अलंकार और रसों पर आधारित रचनाएं तो हुई, इस दो तरह के कवियों को तो आप जान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं हैं, जो इस बंधन से मुक्त भी रही। वो कौन कौन से लोग हैं ध्यान दें। बिहारी और घनानंद के नाम इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। ये दो ऐसे कवि रहे रीतिकाल के जिन्होंने उस परंपरा से हट करके रचनाएं की, तो इनका उत्कृष्ट योगदान रहा। ये रीतिबद्ध नहीं रहे ये दोनों नाम, बिहारी और घनानंद। याद कर लें बच्चों। अब देखिए इस काल में कुछ भक्ति नीति एवं वीर काव्यों की भी रचना हुई। सिर्फ श्रृंगार परक रचनाएं नहीं हुई, कुछ अन्य भी विषय लिए गए। देखें वो भक्ति भी था, नीति भी था और वीर। लेकिन इसमें कौन कौन से लोग आए? भूषण, गोरेलाल और सूदन वीर रस के कवि थे। वृंद, गिरधर और दीनदयाल गिरि नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों में सेनापति का नाम प्रसिद्ध है। बच्चों ये लोग हैं नहीं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि वर्तमान है, आज भी स्थित है। किस किस क्षेत्र में? अभी आपने पढ़ा कि ये नीति के लिए वृंद, गिरधर, दीनदयाल गिरि और प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति, और वीर काव्यों में भूषण, गोरेलाल, सूदन। तो ये एक चर्चा हो गई संक्षिप्त। आइए थोड़ा सा और इस काल के अन्य स्वरूपों की तरफ चलते हैं कि कैसी कैसी रचनाएं हुई, कैसा कैसा देन रहा। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। बच्चों ध्यान दीजिए, ये इस तरफ भी आप आए और आपकी परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत भी आपके प्रश्न पत्र की इन्हीं प्रश्नों से होती है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे चर्चा के बिंदु हैं और आप इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। बस एक जुड़ाव स्थापित करें। आपने अभी जान लिया कि रीतिकाल क्यों रीतिकाल कहा गया, परिस्थितियां बदली और जो भक्ति के आलंबन थे वो क्या हो गए? श्रृंगार में परिवर्तित हो गए। लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथ लिखे गए। रस छंद अलंकारों की प्रधानता हुई। कुछ आचार्य रसवादी हो गए, कुछ क्या हो गए? अलंकारवादी हो गए। दो रूपों में रीति ग्रंथ मिलते हैं। इतना आपने पढ़ा। इसके अतिरिक्त आपने ये भी जाना कि रीति काल में सिर्फ श्रृंगार परक रचनाएं नहीं हुई, वीर काव्य भी कुछ लिखे गए, भक्ति विषयक भी और नीति विषयक भी। उनसे जुड़े कवियों के बारे में आपने जाना। आइए कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं से हम थोड़ा परिचित हो जाएं। रीति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। बच्चों इधर ध्यान दें, कवि इधर और रचनाएं। अब देखिए केशव, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। आपको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आपने अलंकारों का प्रयोग किया, आप आचार्य हैं, आपकी भाषा थोड़ी कठिन मानी गई और आपके ये विशिष्ट देन है रीतिकाल के, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। आगे बढ़े, भूषण के बारे में अभी आपने जाना कि इन्होंने वीर काव्य लिखे। क्या क्या थे? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और आगे आइए, मतिराम।
आपकी रचनाओं की तरफ ध्यान दें। रसराज, ललित ललाम और सतसई। बच्चों देखिए सतसई आपको यहाँ दिख रहा है, अभी एक सतसई और दिखेगा, बिहारी सतसई। ये देखिए ये दोनों दो रचनाएं हैं, नाम एक है, ये सतसई। तो आप भ्रमित ना हो, मतीराम ने भी सतसई नाम से रचना की है और बिहारी की सिर्फ एक ही रचना मानी जाती है सतसई, जिसमें कहा जाता है कहीं कहीं 721 दोहे का प्रसंग आता है और कहीं कहीं 719 आता है। तो बिहारी की एक रचना है और सिर्फ दोहे हैं, लेकिन आप इनकी प्रसिद्धि को जानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने छोटे से दोहे में, जैसे ऐसा लगता है इतने असीमित भाव भरे हैं कि आपके दोहों के लिए कहा जाता है कि वो रस के छोटे छोटे छींटे हैं और गागर में सागर है। असीमित संभावनाएं दो पंक्तियों में आपने भर दिए हैं। ये आपकी दक्षता है, आपकी उपलब्धि है। आगे आइए पद्माकर, इनकी रचनाएं देखिए, पद्माभरण, जगत विनोद और गंगा लहरी। तो ये कुछ प्रमुख कवि थे, उनकी कुछ रचनाएं थीं। आइए बच्चों थोड़ा और आगे देखें कि रीतिकाल की क्या प्रवृत्तियां रहीं। हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये युग के नाम एक एक, जैसे आदिकाल गया, भक्तिकाल गया, रीतिकाल आया। अब जब हम यहाँ से आगे और बढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि रीतिकाल के बाद जब आधुनिक काल में कैसे कैसे बदले। तो आप इन प्रवृत्तियों से जब परिचित हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर बदलाव की आवश्यकता हुई क्यों, क्या ऐसा था। क्योंकि हर युग की कुछ विशेष आवश्यकताएं रहीं, कुछ मांग रहीं, जिसके कारण उस नवीन युग का या काल का उदय होता रहा है। तो देख लें कि रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां थीं वो क्या क्या थीं। रीति ग्रंथों का निर्माण, आगे श्रृंगार रस की प्रमुखता, जैसा आपने जाना कि ये मुख्य रूप से यही मिला, श्रृंगारिक रचनाएं हुई। और राजाश्रय में ये लोग रहते थे तो राजाओं की प्रशंसा भी करते थे, श्रृंगारिक रचनाएं हुई। भोग लिप्सा में लोग लीन रहे, थोड़ा समाज से कट गए थे। ये सामान्य हैं प्रवृत्तियां इस युग की। फिर आगे देखिए काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। ये उपलब्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ब्रज भाषा को इतना समृद्ध कर दिया गया कि वो काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अगला आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसा मैंने कहा कि ये रीतिकालीन जो कवि थे अधिकतर वो राज्याश्रय में रहते थे, तो जिनके अधीन आप रहते हैं, जिनके पास रहते हैं, जिनके समीप रहते हैं, जिनकी आश्रय में रहते हैं, उनकी प्रशंसा भी स्वाभाविक है। तो ये बहुत ज्यादा पाया गया, इस युग की ये प्रवृत्तियां रहीं। आगे देखिए सवैया तथा दोहा छंदों का अधिक प्रयोग रीतिकाल में हुआ है। कला पक्ष की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता क्योंकि रस छंद अलंकार इनका विशेष ध्यान दिया गया, तो कला पक्ष जो है वो भी समृद्ध रहा। तो ये वो प्रवृत्तियां हैं जो रीतिकाल में आप जब भी प्रवेश करेंगे, जब भी पढ़ेंगे, जब भी उसके अंदर घुसेंगे, जब उन पंक्तियों में उतरेंगे तो आपको मुख्य रूप से ये प्रवृत्तियां ही मिलेंगी कि अधिकतर रचनाएं श्रृंगारिक होंगी, राजाओं की प्रशंसा होगी, कला पक्ष की प्रधानता होगी, ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग मिलेगा, सवैया और दोहा छंदों को आप अधिक से अधिक पाएंगे। आइए बच्चों थोड़ा और आगे चलें और रीतिकाल की जो मुख्य देन है, जो विशिष्टता है, जो उपलब्धि है, उससे परिचित हो। रीतिकाल की देन देखिए ये क्या है। इस युग की प्रमुख देन यह है कि ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। मतलब इन कवियों के प्रयास से और इनकी दक्षता से इनकी विशिष्ट देन है कि जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा बन गई, अधिक से अधिक उसी का प्रयोग हुआ। अर्थ गौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, भावों की सूक्ष्म प्रस्तुति आदि की दृष्टि से यह पूर्ण समर्थ भाषा बन गई। मतलब इस भाषा में सब कुछ कहने की दक्षता आप लोगों ने दिखा दिया, पा लिया, हमें जोड़ लिया और हमने जान लिया कि ये वो भाषा है जो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की भी अभिव्यंजना कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि, महत्वपूर्ण देन रीतिकाल की रही। आइए बच्चों अब और आगे चलें। जो पाठ्यक्रम में निर्धारित आपको अगला पढ़ना था आधुनिक काल, देखते हैं आधुनिक काल क्या है और इसमें क्या है विशेष। ध्यान दें बच्चों, आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास का काल,
पुनर्जागरण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। बच्चों देखिए ये आधुनिक काल है, लेकिन इसको अन्य किन नामों से जानते हैं? ध्यान दें पुनः, गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी तथा नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया है। आइए एक संक्षिप्त चर्चा इन विभाजनों की तरफ भी चलें और कर लें कि क्या है इसमें। सबसे पहला जो युग आपके समक्ष आता है वो है भारतेंदु युग। इसमें आप ध्यान दें बच्चों, भारतेंदु जी आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। ये एक पंक्ति ही ये बताती है, व्यंजना करती है कि अद्भुत अविस्मरणीय स्तुत्य योगदान रहा होगा भारतेंदु जी का, क्योंकि इस युग का ही नाम भारतेंदु युग पड़ गया। कि किस रूप में रहा होगा, कितना विस्तृत आपका काव्य, आपका साहित्य सब इतना वैविध्यपूर्ण रहा कि उसके लिए भी, लेकिन इस युग को आप देखें विशेष रूप से इस युग के लिए आपने इतना दिया है, इतना किया है कि आप युग निर्माता कहे जाते हैं। ध्यान दें, भारतेंदु जी आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। रीतिकाल में कवियों का नाता जनजीवन से टूट चुका था। जैसा आपने पढ़ा बच्चों कि वो राज्य तक, राजाओं तक सीमित हो गए, भोग विलास इसी में वो लिप्त रहने लगे, आम जनमानस तक उनकी पहुंच जो है वो नहीं हो पा रही थी, वो उससे बहुत दूर हो गए थे, कट गए थे। तो आधुनिक काल में आकर भारतेंदु युग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने उस संपर्क को पुनः जोड़ा। देखिए अगली पंक्तियों में, रीतिकाल में कवियों का नाता जनजीवन से टूट चुका था। भारतेंदु युग के कवियों ने इस संपर्क को पुनः स्थापित किया और जन भावना को काव्य में प्रमुख स्थान दिया। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा बन चुकी थी। अब देखिए इस युग में जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की ही प्रधानता रही। ये था भारतेंदु युग। आइए और आगे चले। द्विवेदी युग में देखते हैं क्या हुआ। द्विवेदी जी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोरों से चला। आप आए तो खड़ी बोली के लिए और भी प्रयास हुए। द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का बहुत कुछ श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है और इसी कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। बच्चों नाम से ही पता चल जाता है कि योगदान कितना रहा, कितना और किस प्रकार का रहा, क्योंकि जब एक युग निर्माता कोई बन जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो आधार है, उसने आधार रखा और विस्तृत बहुल योगदान दिया, जिसके कारण उसको इस नाम से, क्योंकि आप देखिए अभी एक युग ही हो गया द्विवेदी युग, तो इससे आपको स्पष्ट पता चलता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। थोड़ा और आगे आते हैं बच्चों, छायावादी युग। देखें यहाँ क्या है, छायावादी काव्य द्विवेदी युग की वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। अब देखिए इसमें कौन कौन से लोग हैं। प्रसाद पंत निराला और महादेवी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता, वैयक्तिक अनुभूति व्यक्तिगत मतलब आत्मपरक रचनाएं हुई। सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। निराला और महादेवी के काव्य में सुंदर गीतों का विधान है। बच्चों ध्यान दें, ये है छायावादी युग। छायावादी युग अर्थात छायावाद का अर्थ ही होता है कि कहीं अन्यत्र, कहीं दूर प्रभाव पड़ना। छाया, जैसे एक वृक्ष है उसको यहाँ हमने खड़ा किया, उसकी छाया वहां पड़ी। तो जो छायावाद है इसने जो रचना का क्रम रखा, जिन विषयों पर आपकी लेखनी चली वो दूर तक प्रभाव डालने वाले रहे और उन्होंने स्वयं से जोड़ा
इसके पहले क्या होता था कि स्वयं को यानी आत्म को, वैयक्तिक अनुभूति को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन छायावादी कवियों ने, इन लोगों ने क्या किया, आत्मपरक रचनाओं की तरफ ध्यान गया। अब देखें, प्रमुख कवि वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता हुई, इसको बढ़ाया गया। वैयक्तिक अनुभूति यानी आत्मपरक, सौंदर्य भावना को भी देखा, प्रेम, वेदना, करुणा, नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण हमको बहुत ज्यादा। छायावादी कविता में जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। इस कक्षा में भी आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ एक नाम आ रहा है महादेवी वर्मा को ही हम लें तो आप हिमालय से पढ़ेंगे, आप वर्षा सुंदरी पढ़ेंगे और आप महसूस करेंगे, आप जानेंगे कि इनका वर्णन कैसे किया गया है। इनको एक मानव बना दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है। तो ये सामान्य प्रवृत्तियां रहीं और ये मुक्तक, गीत, गेय तथा संगीतात्मक हैं। कहने का मतलब है कि ये जो पद्य हैं, ये जो रचनाएं हैं, जो सृजनशीलता है, इसको आप राग में बांध सकते हैं। संगीतात्मक पंक्तियां गेय हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रगतिवादी युग, देखें यहाँ क्या क्या है। अब देखिए, छायावादी काव्य में कल्पनाओं की इतनी अतिशयता, मतलब अधिकता, इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही नहीं रह गया। फलतः प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। अब देखिए, जो वहां अतिशयता थी कल्पनाओं की, उसके प्रति एक विद्रोह हुआ और जन्म हुआ प्रगतिवादी युग का। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा, ये यथार्थ की ओर लौटे। इन कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रगतिवादी कवियों में पंत निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल मुख्य हैं। आइए और आगे चले। प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता, ये जो आखिरी पड़ाव है आधुनिक काल का। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक संकलन से माना जाता है। ये तार सप्तक 7 कवियों का एक संकलन है। देखिए वो 7 कवि कौन कौन हैं। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं। इन्हें अज्ञेय ने राहों के अन्वेषी कहा था। ये 7 कवि थे। अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध उपनाम है, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर तथा राम विलास शर्मा। ये वो तार सप्तक के 7 कवि हैं जिनसे आरंभ माना जाता है। आइए और देखें प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता, इसमें क्या क्या चीजें और आई ये हम समझ लें। घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, विद्रोह का स्वर, व्यंग तथा कटूक्ति प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ये प्रवृत्तियां हैं बच्चों प्रयोगवादी कविता की। भाषा और शिल्प के क्षेत्र में इन कवियों ने नए प्रयोग किए हैं, जैसा कि नाम से यहाँ नवीनता आई है इस नई कविता में। प्रयोगवादी कविता ने हिंदी काव्य को एक नई सशक्त भाषा दी है तथा उसकी भावाभिव्यंजना शक्ति में भी वृद्धि की है। यानी जो कहते हैं वो अधिक से अधिक व्यक्त हो पाती है, ये उपलब्धि है। आइए सीधे सीधे आधुनिक काल के कुछ कवि और उनकी रचनाओं की ओर चलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ध्यान दें। वैसे आपकी किताबों में बहुत कुछ है, यहाँ कुछ कुछ है, दोनों को जोड़कर आप सब कुछ जानने का प्रयास करें। आइए देखते हैं कुछ कवि और उनकी रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आपकी रचना प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, पद्य प्रसून। मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा। जयशंकर प्रसाद, आंसू, कामायनी और करुणालय। ये कुछ कवि और उनकी रचनाएं थी। आइए बच्चों अब चलते हैं हम अपने अभीष्ट की ओर और आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से जानते हैं कि हमने अपने निर्धारित लक्ष्य को कहां तक साधा है। कुछ आपके समक्ष मूल्यांकन के प्रश्न ध्यान दें। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। आगे बढ़ते हुए पुनः आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा जा सकता है। आपने पढ़ लिया है, समझ लिया, बड़ी सरलता और सहजता से आप अवश्य करेंगे। फिर देखिए आधुनिक काल की प्रयोगवादी काव्य धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
बच्चों, पूरी उम्मीद है कि आपने इस विषय को बहुत ही अच्छे से समझा है और आप कर लेंगे। संप्राप्ति, इस चर्चा के माध्यम से हमने और आपने क्या पाया, क्या जाना, क्या सीखा। हमने ये जाना कि पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हुए हमने जाना कि कविता क्या है, नाद सौंदर्य में कैसे वृद्धि होती है, और वहां से चलते चलते जो आवश्यक पड़ाव थे सबको पार करते हुए काल विभाजन से होते हुए हमने अपना निर्धारित पाठ्यक्रम रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ा, समझा, सीखा और जाना। ये पाया कि हमारे साहित्य का स्वरूप कैसे कैसे बदलते हुए आज यहाँ तक आया है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।